स्फिंक्टर जो कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो इनकंटिनेंस की दिक्कत आती है ना, पेशेंट अपने शौच को रोक नहीं पाता, वो समस्याएं बढ़ती हैं। लेकिन शास्त्र एक ऐसी थेरेपी है, ऐसी पद्धति है जो इस चीज़ से बचाव रखती है और पेशेंट को इस तरह की समस्या नहीं आने देती। इसको अगर मान लो मैं इस रिंग के हिसाब से अपनी एनएस को मानूं और ये हमारे जो 3 फिंगर्स को मैं इनको 3, 7, 11 हमारे हेमोरॉइड्स ज़्यादातर क्या होते हैं 3, 7 और 11। यहाँ पे हमारे हेमोरॉइडल वेन होती है। मरीज जब ज़्यादा जोर लगाता है और उसको पोटी नहीं आती या उसको मान लो सोच नहीं होती, तो ये धीरे धीरे करके ये जो होते हैं ये प्रोट्यूड यानी नीचे की तरफ जोर लगता रहता है। फिस्टुला है वो जिनका कहीं भी इलाज नहीं होता, वो आयुर्वेद के अंदर क्षारसूत्र थेरेपी से ठीक होते हैं। बगंदर का पेशेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बैठा है जिसको हर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, मैं दावे से कहता हूं कि वो मेरे पास आ जाए तो मैं उसका बगंदर ठीक कर दूंगा। मेरे पास पाइल्स का पेशेंट था और मेरे को आगे बोला डॉक्टर साहब मुझे 3rd डिग्री पाइल्स है। मैंने कहा यार तेरे को कैसे पता चला तेरे को 3rd डिग्री पाइल्स है? तो उसने कहा कहने लगा डॉक्टर साहब आपने जो वो फार्मूला बताया ना उंगली से, उससे मुझे आइडिया लग गया कि आपको तो 3री डिग्री का पाइल्स है। कई बार कोई पेशेंट को किसी तरह की कोई साइड इफेक्ट भी देखने में आया क्षारसूत्र से, जैसे आमतौर पर कुछ सर्जरी में होते हैं। जो भी मेरे पेशेंट आते हैं उन सब पेशेंट्स का हरी मिर्च लाल मिर्च करवा देता हूँ बंद। ये देखिए थोड़ा सा पेशेंट को लगता है कि यार मेरी तो बिल्कुल, फिर खाएं क्या डॉक्टर साहब? उनका अगला मतलब क्वेश्चन होता है डॉक्टर साहब खाएं क्या? मैं उनको कहता हूँ भैया देखो या तो इस दर्द से जी लो या फिर परहेज से जी लो। जगह दीवारों पे जगह लिखा होता है एक टिक्के से बवासीर हल। दोस्तों बियॉन्ड बाउंड्रीज में आपका स्वागत है। हर बार की तरह हमारे इस एपिसोड में आज एक विशेष मेहमान है जो क्षारसूत्र विशेषज्ञ हैं, यानी वो आयुर्वेदिक तरीके से पाइल्स, फिस्टुला और फिशर का इलाज करते हैं। डॉक्टर कमल मित्तल, वो अपना एक क्लिनिक चलाते हैं करनाल के अंदर, मानव केयर पाइल्स सेंटर, दयाल सिंह कॉलोनी करनाल में। दोस्तों आज के समय में जब लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ता जा रहा है, जब हमारी डाइट बहुत ख़राब होती जा रही है, तो पेट की बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं और स्पेशली पाइल्स, फिस्टुला जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है, जब ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है, जब ज़्यादा हम ऑयली स्पाइसी इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन होने के साथ साथ पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी बीमारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इन बीमारियों से आपको निजात कैसे मिले, आयुर्वेदा के अंदर इसका क्या ट्रीटमेंट है और आयुर्वेदा की स्पेशल जो सर्जरी है जिसे हम क्षारसूत्र सर्जरी के नाम से जानते हैं, जो एशियन सर्जरी है, वो क्या है, वो कैसे काम करती है और पाइल्स से आपको, फिस्टुला से आपको कैसे बचाती है, इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आज हमने अपने एपिसोड के अंदर डॉक्टर कमल मित्तल को बुलाया है। तो पहले उनका स्वागत करते हैं और फिर जानते हैं आपकी बीमारी के बारे में। डॉक्टर कमल, आपका स्वागत है बियॉन्ड बाउंड्रीज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए और दर्शकों के बीच में मुझे रूबरू कराने के लिए। सबसे पहले आपसे प्रश्न यही है कि पाइल्स, फिस्टुला, फिशर के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, बहुत सारी सर्जरीज उपलब्ध हैं। क्षारसूत्र थेरेपी जो आज के समय में बड़ी प्रचलन में है और धीरे धीरे करके लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में गहनता से समझना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सर्जरी मानी जाती है जिसके अंदर रेफरेंस बहुत कम है या ना के बराबर है। तो ये क्या सर्जरी है, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि पाइल्स, फिस्टुला और फिशर, इनके अंदर सबसे पहले बात तो मैं ये बताना चाहूँगा दर्शकों को, क्योंकि जब बात आ जाती है कि भी बताने की, तो बताने में ये होता है कि भी जब भी लैट्रिन से किसी को खून आता है या एनएस से किसी को ब्लड गिरता है तो उसको लगता है मुझे बवासीर हो गई है या मुझे पाइल्स हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये डिफरेंशिएट जानना है कि भी फिशर क्या है, पाइल्स क्या है और फिस्टुला क्या है। जब अगर हमारे को इन तीनों चीज़ों का पता लग जाएगा, किसी पेशेंट को मतलब ये पता लग जाएगा उसकी बीमारी है क्या, फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसका हम इलाज भी ढूंढ लेंगे। उसके हिसाब से हम ये भी देख लेंगे भी इसको दिक्कत क्या, हम निजात क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो है फिशर। एनल फिशर का मतलब होता है कि भी एक किस्म की कट एनल पार्ट में है, तो इसलिए उसको नाम दे दिया एनल फिशर। एनल फिशर जैसे मैंने बताया आपको कि भी कट हो जाना, यानी जब भी कॉन्स्टिपेशन से स्टूल पास होगी किसी भी पेशेंट को, या उसको कब्ज होगी, या उसको ये लगेगा कि भी मुझे मोशन प्रॉपर नहीं होते। आजकल मैंने देखा मेरी प्रैक्टिस में जो लोग आते हैं, फैटी लीवर के जितने भी पेशेंट आते हैं अक्सर उनको ये एनल फिशर की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फैटी लीवर का एक सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है पेशेंट को। तो जितने भी एनल फिशर के पेशेंट होते हैं उनका मैं जब उनको जांच करते हैं तो उनको साथ में फैटी लीवर भी निकलता है। सेकंड बात आती है कि भी हमारी, जैसे मैंने अभी आपको एनल फिशर के बारे में बताया, अब आ जाती है पाइल्स। पाइल्स का मतलब ये ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है
पाइला, यानी एक ऐसी बॉल नाम की तरह की एक पिक्चर जो हमें दिखने लगती है या हमारे गुदा से बाहर आने लगती है। इसके अंदर मैं छोटा सा एक डेमो हल्का सा अपने हाथों से ही दिखाना चाहूंगा। एक्चुअली होता क्या है डॉक्टर साहब, जैसे हमारी एनएस है, इसको अगर मान लो मैं इस रिंग के हिसाब से अपनी एनएस को मानूं, और ये हमारे जो 3 फिंगर्स को मैं इनको 3, 7, 11, हमारे हेमोरॉइड्स ज्यादातर क्या होते हैं 3, 7 और 11। यहाँ पे हमारे हेमोरॉइडल वेन होती है, यहीं पे ही वो जब हम डेफिकेशन के टाइम में जब हम ज्यादा जोर लगाते हैं मरीज जब ज्यादा जोर लगाता है और उसको पोटी नहीं आती या उसको मान लो सोच नहीं होती, तो ये धीरे धीरे करके ये जो होते हैं ये प्रोट्यूड यानी नीचे की तरफ जोर लगता रहता है, जिसकी हिसाब से जो पहली 2 स्टेज होती हैं यानी फर्स्ट 2 स्टेज जिनके अंदर हम बात करें तो उसमें पेशेंट को पता ही नहीं लगता कि मुझे बवासीर भी है। एक आधी बार कभी कभी ब्लड का छिंटा गिर गया तो उसको लगता है कि नहीं भाई कहीं ना कहीं को मुझे दिक्कत है, लेकिन जैसे ही ये नीचे की साइड में प्रोट्यूड करेंगे 3rd स्टेज के अंदर क्या होगा, जैसे ये 3, 7, 11 के ऊपर देखिए, मैं अगर मैं कैमरे में दिखाऊं, जैसे 3, 7, 11 के ऊपर अगर मान लो किसी को पाइल मास निकल आता है बाहर, तो उसमें क्या होता है 3rd स्टेज हो जाती है उसकी बवासीर की। उसके अंदर क्या होगा, जिस भी पेशेंट ने मान लो सोच किया, सोच के टाइम में उसको मसे बाहर आ गए, सोच होने के बाद वो मसे अपने आप अंदर चले जाएंगे। फिर एक स्टेज होती है 4th, उसके अंदर इतने बाहर आ जाते हैं मसे कि उसके अंदर मरीज अगर फिंगर से भी अंदर करना चाहे तो वो अंदर नहीं होंगे, वो बाहर ही लटके रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि भी मरीज को फिर ये लगेगा जी मैं डॉक्टर साहब जब भी बैठता हूँ कुछ भी करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कुछ मेरे नीचे बाहर निकला हुआ है। यानी कई लोग उसको जो ग्रामीण भाषा के अंदर कह देते हैं तो वो कह देते हैं जी मसे बाहर फूल गए इसके या जो भी है, इस तरह की बातें होती हैं। एक होता है फिस्टुला, भगंदर एक ऐसा रोग होता है जिसके अंदर हमारी ये एनएस जो मैंने बताया अभी आपको रिंग के तरह से, ये रिंग के बाहर कहीं भी एक ओपनिंग हो जाना, इधर 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 कहीं भी। इवन आयुर्वेदा के अंदर तो एक वर्ड बोला गया है शतपोनक, शतपोनक का मतलब बहुत सारी ओपनिंग्स होना। मेरे पास ऐसा पेशेंट प्रैक्टिकली भी मेरे क्लिनिक में आया है और उस लेडी को ऑलरेडी किसी सर्जन ने ऑपरेट कर रखा था। ऑपरेट करने के बाद वो पेशेंट फिर भी ठीक नहीं हुआ तो उसको, क्योंकि मल्टीपल ओपनिंग थी, फिर मैंने उसको क्षारसूत्र थेरेपी के साथ उसको क्षारसूत्र अप्लाई किया और उसके बाद वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरह से करके फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करी आपसे कि 3 तरह की बीमारी हैं, वो अलग अलग डिफरेंशिएट होती हैं, किस तरह से उनका हमें पता लगे कि भी क्या बवासीर है, क्या फिशर है, क्या फिस्टुला है। अब बात आ गई, जैसे कि आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि भी भगंदर जो क्षारसूत्र थेरेपी है वो किस तरह से काम करती है। देखिए मैं इसके अंदर ये कहना चाहूंगा कि जो क्षारसूत्र जो थेरेपी है, फिस्टुला के अंदर तो रामबाण दवाई है, फिस्टुला के आगे तो मैं ये कहूंगा कि क्षारसूत्र के अलावा कोई ऐसी वो बनी ही नहीं ट्रीटमेंट जिसके अंदर की हम ये कहें। मैं इस मंच से 110% का दावा देता हूं कि भगंदर का पेशेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया और इवन आउट ऑफ इंडिया कहीं भी बैठा है जिसको हर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, मैं दावे से कहता हूं कि वो मेरे पास आ जाए तो मैं उसका भगंदर ठीक कर दूंगा, यानी मैं उसका फिस्टुला क्योर कर दूंगा, क्योंकि ऐसा हुआ भी है। पीजीआईएमएस रोहतक के अंदर से एक मेरे पास बहुत ही गरीब इंसान था और वो उन्होंने 10 बार उसकी ऑपरेट किया, 10 बार उसको चीरे लगाए, 10 बार काटा, लास्ट में हार के किसी ने बताया कि डॉक्टर कमल मित्तल करनाल बैठे हैं और वहां चला जा। वो मेरे पास आया, उसको मैंने क्षारसूत्र अप्लाई किया। वो मतलब ऐसा था कि भी जैसे एक जिस बंदे के प्राण निकल गए और उसके अंदर दोबारा सांस डाल दिए जाएं, इस तरह से उसने मुझे रिएक्ट करके दिखाया और इस तरह से वो ठीक हुआ। और मेरी भी अंदर से सोल बड़ी प्रसन्न हुई कि मैंने इतने ऐसे लेवल के पेशेंट को ठीक किया। तो इसी से ही मैं आपको मतलब ये कहना चाहता हूं कि फिस्टुला के अंदर यानी भगंदर के अंदर तो क्षारसूत्र से ऊपर कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। दूसरी बात जो पाइल्स की जहां तक बात करी, पाइल्स के अंदर जो मैंने स्टेजेस बताई, पहली 2 स्टेज के अंदर किसी तरह की कोई ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हमें अपने खान पान से ही पेशेंट को ठीक करना होता है। अगर पेशेंट अपने खान पान को ठीक कर ले तो पेशेंट ठीक हो सकता है। रहेगी बात क्षारसूत्र की, बहुत ज्यादा अगर 4th स्टेज में अगर पाइल्स मास आ गया है तो उसको हमें क्षारसूत्र बांध कर उसको बिना सर्जरी के हमें पेशेंट को मतलब उसको हम बांध देंगे तो बांधने के बाद 10 दिन में अपने आप ही वो मसा उसका बाहर गिर जाएगा, उसको उसकी जब वो शौच पे जाएगा या पोर्ट में उसके अपने आप ही गिर जाएगा। फिशर के अंदर क्या होता है, फिशर तो एक किस्म की हार्ड स्टूल जब तक निकलेगी तब तक वो क्रैक करेगी। अगर फिशर को आपने बचना है तो इस मंच के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी कब्ज को दूर करें, और कब्ज दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि खान पान की हैबिट्स को ठीक करें। तो इस तरह से आपको मैंने तीनों चीजें जैसे कि आपने पूछी मैंने बताई आपको। दोस्तों डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से तीनों बीमारियों में डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताया है कि पाइल्स में क्या होता है, फिशर में क्या होता है, फिस्टुला में क्या होता है। रही बात फिस्टुला की, जो जिसे आम भाषा में भगंदर कहा जाता है, एक ऐसी बीमारी है जिसका एलोपैथिक
तरीके में एलोपैथी सर्जरी में कोई ठोस इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा की क्षार सूत्र सर्जरी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 100% पेशेंट बिना रिकरेंस के ठीक होते हैं, दोबारा होने की संभावना ना के बराबर होती है। और उनके पास ऐसे पेशेंट आए भी हैं जो सब जगह से, जिन्होंने डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उनके पास आके ठीक हुए हैं। दोस्तों मैंने भी देखा है 20 साल के अपने तजुर्बे में कि जो फिस्टुला है वो जिनका कहीं भी इलाज नहीं होता वो आयुर्वेद के अंदर क्षार सूत्र थेरेपी से ठीक होते हैं। डॉक्टर साहब के पास भी मैंने बहुत सारे पेशेंट भेजे हैं, उनका बड़ी सफलतापूर्वक उन्होंने इलाज किया है। डॉक्टर मित्तल, आपका बड़ा अच्छा हाथ है, 17-18 साल का आपका अनुभव हो गया है और आपने अलग अलग तरह के शतपोनक जैसे केसेस भी इसमें ठीक किए हैं। तो कोई ऐसे बहुत चैलेंजिंग केसेस जो लगते हैं, जो जैसे आपने एक केस बताया अभी रोहतक पीजीआईएमएस से आया, इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस आते हैं जिनको कहीं आराम नहीं आता? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं डॉक्टर साहब। उसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, देखिए मुझे ना स्टार्टिंग में, देखो सही बताऊं तो इस मंच के माध्यम से जब मैंने बीएमएस किया तो मुझे बड़ा ये लगता था यार मुझे एमबीबीएस करना चाहिए था और भाई तूने तो गलत लाइन में चला गया। लेकिन जब मैंने इसके अंदर, जब एंडोरेक्टल सर्जरी के अंदर मैंने अपना कोर्स किया और उस कोर्स के बाद जब मैं प्रैक्टिस में आया, मैंने ये देखा कि भी मेरे आगे जो एमएस एमसीएच करे हुए बंदों के मतलब केस जब मैं फेलियर आए मेरे पास, तो मुझे लगा यार कि भी नहीं भाई भगवान ने मुझे भी किसी ना किसी चीज के लिए अलग बनाया और वो पेशेंट ठीक हो गए। और सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि भी जब आप एक किसी भी पेशेंट को ठीक करते हो तो जो वो सफलता के साथ में जो आपको ब्लेसिंग मिलती है ना उसकी, वो उसका कोई मूल्य नहीं होता। मैंने ऐसे पेशेंट, अभी जैसे मैंने आपको 2 का मैंने एग्जांपल दिया कि भी जिसको मतलब इतनी सारी ओपनिंग्स थी उसको मैंने ठीक किया। ऐसे ही मेरे पास, मैं ये बताता हूँ इस मंच के माध्यम से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से ऐसा कोई कोना नहीं है जहां से मेरे पास पेशेंट फिस्टुला का मेरे पास इलाज लेना ना आया हो, क्योंकि उनको सबको ये लगता है, एक मेरी भी अपनी भी जैसे मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ एजुकेशन के लिए लोगों के लिए, तो एक बंदे ने तो मेरे पास आया, मेरे पास पाइल्स का पेशेंट था और मेरे को आगे बोला डॉक्टर साहब मुझे 3rd डिग्री पाइल्स है। मैंने कहा यार तेरे को कैसे पता चला तेरे को 3rd डिग्री पाइल्स है? तो उसने कहा, कहने लगा डॉक्टर साहब आपने जो वो फार्मूला बताया ना उंगली से, उससे मुझे आइडिया लग गया कि आपको तो 3री डिग्री का पाइल्स है। तो आपने इतने सरल तरीके से उस वीडियो के अंदर बता रखा है, तो हमें उसी से आइडिया लग गया कि मुझे 3rd डिग्री पाइल्स है। उससे पहले मैं मैं इस मंच पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा, कहता जी किसी टिक्के वाले डॉक्टर के पास गए थे तो उसने कहा जी ऐसे करके भी तेरे तो बगंदर भी होगी, तेरे को फलाना भी होगी, ये भी होगी, वो भी। लेकिन मुझे वहां से क्लियर हो गया कि तेरे को कुछ नहीं है, तेरे को सिर्फ पाइल्स है। तो ये देखिए दोस्तों, एजुकेशन का, जैसे आज आप मेरा एक इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके माध्यम से आप इतने लोगों के अंदर ये अवेयरनेस दे रहे हैं, ये भी देखिए कितनी कमाल की बात है कि लोगों तक हम उस अवेयरनेस को पहुंचा पा रहे हैं। कई जगह तो देखो ठगी का बाजार है, जहां पे ठगी हो रही है, जहां पे मतलब उसको बता कुछ दिया जाता है और कर कुछ दिया जाता है। तो इस तरह से मैं ये कहूंगा कि भी जब मैंने आपको बोल दिया कि ऑल ओवर इंडिया से कोई ऐसा कोना ही नहीं है जहां से नहीं पेशेंट आया, तो उससे आपको आइडिया आ गया होगा कि भी। और हाँ, एक और मैं बताता हूँ, पुलिस वालों से सब बचते हैं। मेरे पास मैक्सिमम फिस्टुला के पेशेंट, भगंदर के जितने मरीज हैं सारे पुलिस वाले हैं। यूपी के अंदर मैं नाम नहीं लूंगा, देखो क्योंकि सबकी अपना कहते हैं पर्सनल लाइफ वो होती है कि, और नाम यहाँ डिस्क्लोज कर सकते किसी का भी। एक मेरे पास, मैं एक सज्जन का नाम बताना चाहूंगा, नाम नहीं बताऊंगा उनका, उनकी 4 बार सर्जरी हो चुकी थी। उन्होंने ओपन सर्जरी भी करवा ली, कट वाली सर्जरी भी करवा ली। उन्होंने कहा जी मैंने तो किरणों वाली भी करवा ली क्योंकि सरकार पैसा देती थी। मैंने नहीं डॉक्टर साहब कोई सी भी सर्जरी छोड़ दी। लास्ट में हार के, पता नहीं किसी रिश्तेदार ने बताया, क्या किसने बताया मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे पास पहुंच गए। उनकी वाइफ आई और वो खुद आए और उन दोनों ने आगे कहा, कहने लगे डॉक्टर साहब हम तो मर गए। मैंने कहा क्या ऐसी बात होगी भाई साहब, आप तो लोगों को मतलब बचाने वाले हो, आप ही मर गए तो फिर कौन बचेगा? तो कहने लगे नहीं जी मेरी आप कंडीशन देखो। मैंने जब उसको एग्जामिनेशन किया, मैंने जब उसकी प्रोक्टोस्कोपी करी, उस प्रोक्टोस्कोपी में मैंने क्या देखा, उसकी एनएस के पास में इतना बड़ा एक गुब्बारा फुला हुआ है एनएस के बिल्कुल साथ में। तो मैंने कहा यार ये क्या चीज हो रही है? कहता जी मेरे कट मार मार के मेरी तो ऐसी हालत बना दी कि मैं तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि भाई बस खत्म। मैंने उसको कहा, मैं कहा यार तू तसल्ली रख, टेंशन ना मान, और मैं तेरे को ठीक करूंगा। और आप ये देखिए कि उस पुलिस वाले ने ही मेरे पास अपनी डिपार्टमेंट के इतने पेशेंट भेज दिए ठीक होने के बाद। और जब भी कहीं कोई पेशेंट ऐसा लगता है ना जो डाउटफुल होता है, मैं कहता चल यार तेरी पुलिस वाले से बात कराता हूँ, और तो किसी से तुम सेटिस्फाइड नहीं होगे, पुलिस वाले से तो हो जाओगे। तो आपने अपनी प्रैक्टिस के अंदर बड़े चैलेंजिंग देखे हैं, बड़े जो मुश्किल केस होते हैं वो हल किए हैं। कई बार कोई पेशेंट को किसी तरह की कोई साइड इफेक्ट भी देखने में आया क्षार सूत्र से, जैसे आमतौर पे कुछ सर्जरी में होते हैं, तो इसमें डॉक्टर साहब देखिए मैं एक ही बात कहूंगा, उसको आप साइड इफेक्ट कह लीजिए, उसको आप मतलब एक सर्जरी का एक मतलब ये कह लीजिए कि उसका एक मतलब प्रोटोकॉल कह लीजिए। एक्चुअली क्या होता है देखिए,
सबसे पहली बात तो ये होती है, मैं जो भी मेरे पेशेंट आते हैं उन सब पेशेंट्स का हरी मिर्च लाल मिर्च करवा देता हूँ बंद। ये देखिए थोड़ा सा पेशेंट को लगता है कि यार मेरी तो बिल्कुल, फिर खाएं क्या डॉक्टर साहब, उनका अगला मतलब क्वेश्चन होता है डॉक्टर साहब खाएं क्या। मैं उनको कहता हूँ भैया देखो, या तो इस दर्द से जी लो या फिर परहेज से जी लो। फिर उनको समझ में आ जाती है, वो कहते हैं जी चलो ठीक है। दूसरी एक तो चैलेंज ये हो गया कि किसी की डाइट को बदलना। सेकंड चैलेंज ये कि जिसके अंदर क्या होता है, ये देखिए जब मैंने कहा हम इसमें कोई कट नहीं लगाते, इसमें हम कोई और किसी तरह की कोई मतलब ऐसी वो नहीं करते कि जिसके अंदर हमने चीरा लगा दिया या कोई टांका लगा दिया, हम कुछ नहीं करते। इसमें क्षारसूत्र अप्लाई करते हैं और वो क्षारसूत्र की जो अपनी एक प्रॉपर्टी है डिब्राइडमेंट और हीलिंग, यानी वो कटिंग भी करता है और वो हीलिंग भी करता है। तो वो जब कटिंग पार्ट करता है, और स्किन हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव टिश्यू है, जब स्किन हमारी कटेगी तो वो थोड़ा बहुत पेन करेगी। तो वो जो पेन की जो एक थोड़ी सी जो ये कह लीजिए लोगों को थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, थोड़ा सा वो है। अदरवाइज लेकिन जब एक बार मेरे पास से होके ठीक हो जाता है, फिर मैं उनसे पूछता हूँ हाँ जी आपने दर्द तो बहुत सा होगा, कहते हैं डॉक्टर साहब वो दर्द क्या था लेकिन मैं तो ठीक हो गया। सारी उम्र के दर्द से हाँ, पेशेंट बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़े दिन का दर्द आप सह के सारी उम्र अगर दर्द से बचते हैं तो इससे बढ़िया क्या बात है। बिल्कुल ठीक है, तो बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है। इसके अलावा क्षारसूत्र के अलावा कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कुछ और तरीके भी हैं जो साथ में दिए जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, देखिए जैसे मैंने बताया कि भी आपको कि सबसे बड़ी बात होती है इस बीमारी की हमारा खान पान। खान पान के अंदर जब तक फास्ट फूड रहेगा, ऑयली फूड रहेगा, तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। क्योंकि हमारी आंतों के अंदर से जितना भी पानी होता है वो हमारी आंतें सोख लेती हैं, क्योंकि उसमें हीट इतनी होती है उस मटेरियल के अंदर, क्योंकि उस वजह से कब्ज हो जाती है। और कब्ज होने की वजह से ही सारे रोग होते हैं, ये जो जितने भी एनल रीजन से दिक्कत होने वाले रोग हैं। इसके अंदर मैं यही कहूँगा, हमारी आयुर्वेदिक औषधियों के अंदर त्रिफला गूगल नाम से एक औषधि बाजार में अवेलेबल है, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। मैं किसी राम शाम किसी की एडवर्टीजमेंट नहीं करता यहाँ कि उसकी ले लो इसकी ले लो, किसी की भी ले लो। त्रिफला गूगल का मतलब त्रिफला गूगल, कोई भी त्रिफला गूगल की आप गोली ले लें, 2 गोली सवेरे, 2 दोपहर, 2 शाम को आप चबा के खाएं। क्योंकि गूगल की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो हजम नहीं होती, ऐसे सच बाहर निकल जाती है, तो इसलिए उसको चबा के खाएं। साथ में इसके अंदर अभ्यारिष्ट हमारा एक आयुर्वेदिक एक एज ए मतलब पेट साफ करने का हमारा एक टॉनिक होता है। उसका 3 चम्मच दवाई 3 चम्मच पानी मिलाकर अगर कोई भी मरीज सुबह शाम ले लेता है, तो उसको अगर शुरुआती दौर में जो जैसे मैंने बताया फर्स्ट 2 स्टेज के अंदर जो अगर पाइल्स के लक्षण आ रहे हैं, तो वहाँ उसको हम रिलीफ दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि भी इसके अंदर कई लोगों के 2-3 नाम रटे होते हैं कि भी जिसकी एड टीवी पे ज्यादा आती है उन्हीं को खाई जाते हैं, चाहे उसको बवासीर है नहीं है फिर भी वो खाई जाते हैं। मैं ये कहूंगा हमेशा किसी भी कंसल्टेंट की सलाह के बिना कोई भी दवाई ना लें। ये 2 दवाई भी मैंने सिर्फ इसलिए बता दी कि त्रिफला हमारे बूढ़े जो हमारे बुजुर्ग होते थे वो भी बताते थे त्रिफला लेना चाहिए, इसलिए त्रिफला गूगल को मैंने आपको आगे बताया। अभ्यारिष्ट भी कुछ नहीं है, हरड़ का एक सिरप है, हरड़ से बना हुआ एक किस्म का टॉनिक है, उसको भी अगर आप रूटीन में भी ले लेंगे तो कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा। तो ये आपके मैंने 2 दवाइयां बताई जो आप रूटीन में किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये समझने की बात है कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, और साथ में त्रिफला गुग्गुल, त्रिफला एक रसायन है, हरड़ बेड़ा आंवला से बनता है, और उसके अंदर गुग्गुल अगर है तो वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है गुग्गुल की, वो स्वेलिंग कम करता है, तो पेन भी आपका कम करेगा, कॉन्स्टिपेशन भी कम करेगा। और अभ्या संस्कृत में हरड़ को अभ्या बोला जाता है, तो अभ्या हरड़ से बनी हुई जो रिस्ट है, एक आसव रिस्ट होते हैं जो आयुर्वेदा की एक पुरानी क्लासिकल औषधियों में आते हैं, तो वो साथ में डॉक्टर साहब ने रेकमेंड किए हैं। वो आप वैसे भी ले सकते हैं, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। और आपको स्पेशल ध्यान ये रखना है कि आपको लाइफस्टाइल का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मिर्चें मसाले वो अवॉइड करने हैं, वो कम लेने हैं। इसके साथ मैं जोड़ दूँ कि थोड़ा पानी ज़्यादा पिएं, फिजिकल एक्टिव रहें, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, है ना। डॉक्टर मित्तल, आम तौर पे जब पेशेंट को बीमारी होती है तो वो एलोपैथिक की तरफ भागता है, एक ट्रेंड है, एक रूटीन ट्रेंड है। तो हम किस तरह से पेशेंट को ये कन्विंस करें, या फिर एक इतनी शानदार चिकित्सा पद्धति जो है जिसमें रेफरेंस ना के बराबर है, उसको पूरे भारत में, भारत के बाहर भी, क्योंकि फिस्टुला पाइल जैसी समस्या तो पूरी दुनिया के अंदर है, उसको कैसे प्रमोट करें, गवर्नमेंट के स्तर पे क्या हो रहा है, और अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी हो रहा है तो हम हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि जब कोई सर्जरी इतनी शानदार है और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के है, तो वो क्यों नहीं इतना प्रचारित हो पाई, क्यों इतनी उसके बारे में अवेयरनेस उतनी नहीं बढ़ पाई। एक्चुअली डॉक्टर साहब देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब भी आयुर्वेद की बात आती है तभी क्या होता है, ये जो छोटे छोटे जो डॉक्टर बैठे होते हैं ना, ये भी आयुर्वेदिक फिजिशियन बन जाते हैं, ये भी अपनी ऐड करने लगते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना मैं किसी का एड्रेस बताऊँगा।
जगह जगह दीवारों पे जगह जगह लिखा होता है एक टिक्के से बवासीर हल। एक मतलब कहने का मतलब इवन हमारे में जो अगर मैं बात करूं जितने भी जो आरएमपी जैसे हो जाते हैं ऐसे बंगाली डॉक्टर जो होते हैं ये भी अपने आप में शारसूत्र स्पेशलिस्ट बने बैठे हैं। जब तक सरकार उनके ऊपर बैन नहीं लगाएगी, पहली बात तो लोगों का, क्योंकि क्या होता है उनके नजरों में वो भी डॉक्टर वही जो धागे से इलाज करता है, हम भी डॉक्टर वही जो धागे से इलाज करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगा सरकार का कि उनके ऊपर नकेल कसी जाए। जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई और कुछ नहीं है, वो अपना लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि भी सरकार इसमें क्या मदद करे, सरकार को अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए। जैसे मान लो मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूं तो मेरे को एजुकेशन देने में कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे भी सरकार कोई कैंप ऑर्गेनाइज करती है मुझे जाके वहां लोगों को बताने में या समझाने में कि भी इसका इस तरह से हम इलाज कर सकते हैं। इवन लोगों को, बच्चे जो आते हैं नए करके, उनको हमें प्रैक्टिस में दिखा के चीजें कि ये ऐसे की जाती है, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और जब तक, और आयुर्वेदा में एक वर्ड बोला है संभाषा परिषद, जब तक बैठ के चार वैद्य बात ही नहीं करेंगे या उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करेंगे तो उस पैथी का विस्तार भी कैसे होगा। दूसरी बात ये होती है एलोपैथी की तरफ से एक ये प्रचार किया जाता है कि जी ये तो भाई धागा बांध देते हैं, इसमें पेन बहुत ज्यादा होता है, या ये सेप्टिक हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तो उस चीज से भी लोग डरते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो कई एलोपैथी के भी जो बड़े बड़े सर्जन हैं उन लोगों ने तो मान लिया है कि नहीं जी शारसूत्र थेरेपी से ऊपर फिस्टुला के अंदर, बगंदर के अंदर कोई इलाज नहीं है। और ये इवन गूगल तो एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर मैं ये कहूंगा कि हर बंदे को फेथ होगा। गूगल के ऊपर आज आप सर्च करके देख लो, भगंदर या फिस्टुला के अंदर ओपन सर्जरी कामयाब है, फिस्टुलेक्टमी कामयाब है, जो भी मतलब, और या आपकी शारसूत्र पद्धति कामयाब है। तो उसके अंदर आपका ये आएगा कि शारसूत्र से आपकी एक्यूरेसी जितनी होगी इन बाकी चीजों से नहीं है। क्योंकि ये इवन जितनी भी अब ये आप कह रहे हैं ना कि भी आउट ऑफ इंडिया में बल्कि जो लोग हैं वो समझ रहे हैं इन बातों को। जापान के अंदर शारसूत्र पद्धति का विस्तार होने लगा है, वहां पे अभी भी लोग जो हैं मतलब जितने भी वो हैं लोग समझ के उस चीज को ट्रीटमेंट में ले रहे हैं। इवन इन लोगों को भी जो अगर मैं एलोपैथी की बात करूं, ये लोग भी, हम शारसूत्र यूज करते हैं, ये क्या करते हैं प्लास्टिक का धागा यूज करते हैं जिसको सीटोन बोलते हैं। ये सीटोन डाल देते हैं जिससे क्या होता है, लेकिन सीटोन के अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, सीटोन में कोई मतलब उसमें कटिंग तो हो सकती है लेकिन हीलिंग नहीं होगी, हीलिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन शारसूत्र के अंदर क्या है, कटिंग और हीलिंग, डिब्राइडमेंट और हीलिंग दोनों होती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्पिंक्टर है जो कट भी जाता है उसके बाद वो हील अप भी हो जाता है। इसकी वजह से इनकंटीनेंस होने के चांसेस बिल्कुल भी ना बराबर है। दोस्तों हमारे नेचर ने हमारे शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज दी हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, जैसे एनल कनाल के अंदर जो सेप्टम्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग मतलब एक किस्म की इतनी ज़्यादा माइन्यूटली वो इंजीनियरिंग करी गई है, प्रकृति का कमाल ही है। तो शारसूत्र में सबसे बढ़िया बात यह है कि वो उसके अंदर वो कट भी लगाएगा और उसको हील भी कर देगा, ताकि आपका जो स्फिंक्चर है वो इंटैक्ट रहे और आपको इनकंटीनेंस की या और किसी तरह की समस्या ना आए। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी जो गुदा है, जो एनल कैनाल है, स्फिंक्चर जो कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो इनकंटीनेंस की दिक्कत आती है ना, पेशेंट अपने शौच को रोक नहीं पाता, वो समस्याएं बढ़ती हैं। लेकिन शारसूत्र एक ऐसी थेरेपी है, ऐसी पद्धति है जो इस चीज़ से बचाव रखती है और पेशेंट को इस तरह की समस्या नहीं आने देती। डॉक्टर मित्तल, जो लोग अपना करियर शास्त्र में बनाना चाहते हैं बीएमएस के बाद, उनको किस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है? एक्चुअली क्या है, देखिए सरकार की तरफ से कह लीजिए या कॉलेजेस की तरफ से लगा लीजिए, ऐसे ऐसे कई प्रोग्राम भी चल रहे हैं जिस प्रोग्राम्स के अंदर बच्चे जाते हैं आफ्टर बीएमएस और वो अपनी कहते हैं ट्रेनिंग पार्ट होता है, उसके अंदर वो 3 महीने का 6 महीने का ऐसे कोर्सेज भी बना रखे हैं कॉलेज वालों ने, सर्टिफिकेट कोर्स हैं, डिप्लोमा है ना, तो वो लोग वो कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, देखिए जहां सर्जरी की बात आती है वहां पे एक्सपर्टीज होना जरूरी है। वो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, जितना आपके हाथ से कोई चीज निकलेगी, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आप डरते रहोगे, आप कामयाब नहीं होने वाले। जब आप उस चीज को करते रहोगे, बार बार करते रहोगे, इसमें गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप अपनी विवेक से बिल्कुल काम करते हैं और आप ये सोच के करते हैं कि नहीं मुझे इसमें ही अपना करियर बनाना है, तो मैं ये कहता हूं कि इसके अंदर 100% कामयाब होंगे। और ये एक अच्छी लाइन है जिसके अंदर अगर मैं ज़्यादातर दुख इस बात का है कि हमारे जितने भी साथी बीएमएस हैं वो क्या करते हैं, जब भी ग्रेजुएट होते हैं निकलते ही उनको आईसीयू संभालने की भागते हैं कि हम किसी ना किसी बड़े अस्पताल में जाके आईसीयू संभाल लें, किसी ना किसी बड़े अस्पताल में जाके वहाँ पे आरएमओ की पोस्ट पे चले जाएं वो। लेकिन ये उस टाइम का थोड़ा सा लालच तो देखते हैं कि यहाँ निकलते ही 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये में मिल जाएंगे,
लेकिन अगर वो इस तरह की अपनी पैथी में रह के कोई काम करते हैं, चाहे मान लो वो आयुर्वेदा के अंदर पंचकर्म थेरेपी में जाते हैं या वो मान लो इसके अंदर क्षारसूत्र थेरेपी के अंदर जाते हैं, तो वो सबसे पहली बात तो अपना एक नाम बना पाएंगे। दूसरी बात यह है कि भी उसके अंदर अपना जब नाम बन जाएगा तो अपने आप ही माया अपने आप ही आ जाएगी, फिर वो 50,000 रुपये हो सकता है एक एक मरीज दे के जाए। तो दोस्तों, यदि आप अपना करियर अच्छा बनाना चाहते हैं तो आयुर्वेदा जो आपने सीखा है, 5.5 साल आपने लगाए हैं, उसके बाद आपने अनुभव लिया है, अलग अलग ट्रेनिंग की है, सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं, चाहे वो पंचकर्मा में किया है, चाहे शास्त्र में किया है, उसका लाभ तभी है जब आप अपनी पैथी में रहें। ठीक है, आप जब एलोपैथी के अधीन हो जाते हैं, आईसीयू संभालते हैं या फिर आरएमओ बनने के लिए चले जाते हैं, मतलब कोई भी दूसरी पैथी में जाके आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे होते हैं, अपने सेल्फ एस्टीम को कमज़ोर कर रहे होते हैं, क्योंकि उतना सम्मान आपको वहाँ नहीं मिलेगा। अगर आप सम्मानपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं और एक सफल चिकित्सक बनना चाहते हैं, नाम और पैसा दोनों कमाना चाहते हैं, तो आपको अपने आयुर्वेदा के अंदर ही रहना है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डॉक्टर मित्तल की तरह से पूरी भारत के अंदर, जिन्होंने आयुर्वेदा में रह के अपना बड़ा नाम बनाया है। तो डॉक्टर मित्तल भी यही सलाह दे रहे हैं कि आप अगर आप चाहते हैं शास्त्र में आना तो अच्छा करियर है, आने वाला समय आयुर्वेद का है। पूरी दुनिया के अंदर लोग आयुर्वेदा की महत्ता को समझ रहे हैं। हमारा एशियंट विजडम जो है उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो हमें गौरवान्वित करने वाला है। और भारत को पुनः अगर हमें विश्व गुरु बनाना है, पुनर्स्थापित करना है, तो हमें अपनी चिकित्सा पद्धति को भी समझना पड़ेगा, अपने आयुर्वेद को भी समझना पड़ेगा। यही मैसेज डॉक्टर कमल भी आपको देना चाह रहे हैं। आपने एक शास्त्र विशेषज्ञ के रूप में अपनी पहचान बनाई, काम किया, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिले? मैं जब बीएमएस कर रहा था, देखिए मैं उसी मंच से इसी से बताना चाहूँगा, तो मेरे एक लेक्चरर आए, शल्य पढ़ाते थे हमें, डॉक्टर व्यासदेव महंत। वो शायद इस एपिसोड को कभी सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। उन्होंने मेरे अंदर एक ये जुनून डाल दिया और मेरे अंदर बड़ी सीखने की एक इच्छा थी कि मुझे एक सीखना है। क्योंकि देखिए आयुर्वेदा के अंदर एक ये थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि भी एक जो जिसके पास है ना वो अपने साथ ही ले जाना चाहता है, वो किसी को बांटना नहीं चाहता। लेकिन वो गुजरात में से उन्होंने अपना पीजी करके आए थे, हमारे लेक्चरर थे शल्य के। उन्होंने मुझे मतलब उनको एक होता है ना कि एक वो अपना शिष्य ऐसा ढूंढ लेते हैं कि नहीं भाई ये तो भाई मेरा, इसको ही मैं गुरु मतलब वो दे के जाऊँगा अपना। तो उन्होंने मेरे को जितनी भी सर्जरी होती, जितनी भी होती, क्योंकि उनको ये था कि भी मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो इस ऑपरेशन के प्री ऑप यानी मरीज के ऑपरेशन से पहले भी और मरीज के ऑपरेशन के बाद भी संभालने वाला हो। उनका सिर्फ इतना था कि ये बंदा अगर मेरे साथ लगा रहेगा तो ये प्री ऑप और पोस्ट ऑप को संभालेगा। लेकिन मैंने भी जैसे कहते हैं ना, अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखी जब उसको शिक्षा मिली, तो मुझे भी जब उनके मैं सर्जरी देखता था तो मुझको ये दिखता था कि ये कर कैसे रहे हैं। उन्होंने मतलब कभी किया तो नहीं मैंने उनके उसमें रह गए, लेकिन मैंने इतना ऑब्जर्व जरूर कर लिया उनको कि भी वहां से मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि मेरे को शल्य में ही अपना कैरियर बनाना है। उसके बाद फिर जब मैं जोधपुर गया तो वहां पे हमारे को डॉक्टर दवे मिले। उन्होंने तो मैं बता रहा हूँ वो तो भगवान जैसे इंसान मिले मुझे। उन्होंने मुझे हाथ पकड़ पकड़ के, जैसे होता है ना कि भी कहा, उन्होंने भी ये देखा कि भी यार इस बंदे में कुछ अलग है, जो इतनी टीम आई हुई है उसमें से ये बंदा कुछ अलग है। हम कैंप लगाते थे जोधपुर के अंदर, मेरे को आज भी याद है, मैं अनाउंसमेंट भी खुद करता था उस कैंप की कि भी वहाँ पे जोधपुर के सरकारी कॉलेज के अंदर कैंप लगाया जा रहा है और इसके अंदर शल्य का आपको इतने हम आपकी सर्जरी करेंगे, बगंदर करेंगे, ठीक है, आपका पाइल्स ठीक करेंगे। मैं गांव-गांव में जाके मैंने खुद इवन एडवर्टीजमेंट उसकी कैंप की, उसकी कैंपेनिंग सारी मैंने की। और उसके बाद जो हमारे वो गुरुजी थे डॉक्टर दवे, उन्होंने इतनी मेहनत मतलब इतनी मैं उनकी मेहरबानी मानता हूँ कि उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया। और फ्री हैंड देने के बाद जैसे पहले सिखाया और फिर फ्री हैंड दिया। और एक टाइम ऐसा हो गया था कि पूरे जोधपुर के अंदर जब उस मतलब हमारा जो विभाग था शल्य का, उस शल्य विभाग के अंदर लोग को ये हो गया था कि डॉक्टर कमल मित्तल के, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है जब हम सर्जरी करते हैं तो स्टार्टिंग में पेन होता है, तो उनको ये था कि यार इस डॉक्टर के ना फंस जाना, क्योंकि ये तो भाई जितने भी सारे, क्योंकि इधर लेटा हुआ भी कहता था यार मेरे भी इसने करा, वो इधर वाला कहता था जी मेरा भी इसने किया। तो इस तरह करके उनके मन में एक खौफ सा हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि भी उस टाइम का किया हुआ, मैं कह रहा हूं कि आज मुझे एक भगवान का प्रसाद के रूप में मिल रहा है कि जिसकी वजह से मैं अपना कहते हैं ना अपना एक अच्छा सेंटर रन कर रहा हूं और कॉन्फिडेंस से कर रहा हूं, क्योंकि मैंने वहां इतना काम किया हुआ है कि मैं एक भी पेशेंट से डरता नहीं, घबराता नहीं। और भगवान की दया से मेरे एक भी पेशेंट, देखो मैं कहूंगा कि मेरा एक भी पेशेंट खराब नहीं हुआ, एक भी। मेरे 100% एक्यूरेसी है मेरे जितना भी आज तक मैंने काम किया। दोस्तों यहाँ टेक अवे ये है
कि जब आप एक लक्ष्य तय कर लेते हैं और उसके साथ जुनून जोड़ देते हैं तो प्रकृति भी आपकी सहायता करती है। डॉक्टर मित्तल को डॉक्टर दवे और डॉक्टर व्यास जैसे गुरु मिले, मेंटर मिले, गाइड मिले, जिन्होंने इनको प्रेरणा भी दी और अपना एक्सपर्टिस जो एक मतलब बिल्कुल एक शिल्पी होता है, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से और अपने पैशन से वो चीज़ों को एक्सट्रीम पे ले जाता है, एक्सीलेंस के लेवल पे ले जाता है, वो इन्होंने हासिल करी। तो जीवन के अंदर एक गुरु, एक मेंटर की बहुत बड़ी भूमिका होती है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में बड़ी मदद करता है। डॉक्टर मित्तल, चलते चलते शास्त्र के स्कोप के बारे में, पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर आने वाला समय शास्त्र को लेके आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली देखिए, मैंने जैसे कि बताया आपको ऑलरेडी कि भी ऑलरेडी जितने पेशेंट मेरे पास आए, देखिए आयुर्वेद को एकदम स्टार्टिंग में कोई नहीं अपनाता। सबसे बड़ा एक खेद है, मैं इस मंच से कहूँगा, ये खेद है कि आयुर्वेद को स्टार्टिंग में कोई नहीं अपनाता। आयुर्वेद में जब लोग परेशान हो जाते हैं ना, 3-3 4-4 सर्जरीज करवा चुके होते हैं, उनको लगता है यार अब कहाँ जाएं, फिर उनको आयुर्वेद की याद आती है कि अब भाई, और फिर सुना है, फिर वो पूछते हैं इधर उधर कि हाँ भी अब क्या करें, अब क्या करें। फिर उनको लगता है कि नहीं यार भाई, चलो ये इतनी जगह पंगा ले लिया तो ये भी सही। और जब वो सक्सेस हो जाते हैं, मैं देखो इस मंच से दोस्तों ये बताना चाहूंगा, मेरे पास जितने भी पेशेंट है ना, सारे मेरे पेशेंट मरीजों के भेजे हुए हैं। एक मरीज मेरा ठीक होके गया, उसने मेरे अपने पूरा का पूरा गांव जोड़ दिया, अपना पूरा का पूरा जितने भी रिश्तेदार थे और थे सब जोड़ दिए। उन्होंने कहा यार ठीक कर सकता है तो वही बंदा ठीक कर सकता है। आपको मैं एक और बताना चाहूंगा एक बात। एक पेशेंट मेरे पास अंबाड़ा से आया, एक लड़की थी 18 साल की, और मैंने कहा बेटा 18 मतलब क्या दिक्कत होगी? कहते जी ऐसे करके उसको पिलोनाइडल साइनस की दिक्कत थी। पिलोनाइडल साइनस में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी के पास में, जैसे आपने 3 बीमारी करी तो मैं इसमें एक और ऐड ऑन करना चाहूंगा। पिलोनाइडल साइनस का भी हम क्षारसूत्र पद्धति से बहुत ही सफल इलाज यही करते हैं, जिसके अंदर हम मतलब पेशेंट को रिकरेंस नहीं होती। उस गुड़िया को पिलोनाइडल साइनस की दिक्कत थी। फिर मैंने कहा बेटा तू इतनी दूर करनाल आई तो किसने भेजा तेरे को? मेरी एक आदत है, मैं जान के थोड़ा पूछता हूँ कि भाई कैसे पहुंची, किसने बताया? तो वो बोली, कहती जी मेरी एक फ्रेंड की आगे कोई रिश्तेदार ठीक होके गया था आपके पास से, और उसको भी यही दिक्कत थी। उसने मुझे कहा कि भी अगर कोई इस बीमारी में बिना चीरा फाड़ी के, बिना किसी तेरे को दिक्कत दिए, भाई तू अपना कॉलेज भी जाती रहेगी, तेरे को छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी और तू ठीक भी हो जाएगी। ऐसा कोई डॉक्टर है तो वही है। तो वो मेरे पास आई, मेरे पास आके उसने मेरे अपने पापा के साथ आई थी, मैंने उनको बताया जी ये मेरा ट्रीटमेंट है। माइंड मेकअप तो वो ऑलरेडी करे हुए थे, मेरे को उनको 1% भी ये नहीं कहना पड़ा कि आप ये करवा लो वो कर, क्योंकि वो कहने लगे जी हमारे तो हमने ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं कि भी जिस पेशेंट को आपने ठीक किया था वो ठीक है और अभी तक मतलब उसको 7-8 साल हो गए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, भाई आप करो डॉक्टर साहब। उसको मैंने जैसे ठीक कर दिया, ठीक करने के बाद फिर मैंने फोन किया एक दिन, मैं कहा बेटा कैसे हो? कहने लगे जी डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ओके हूँ। तो फिर मैंने जान के कहा, मैंने कहा अब तू कितने भेजेगी? तो कहने का मतलब ये होता है कि जब हम इस तरह से काम कर रहे होते हैं ना कि भी मरीज ही आपकी ऐड कर रहा होता है, तो उससे बड़ी देखो फ्री की ऐड कि जिसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं करना, बस मुझे क्या करना है, मुझे अपना मरीज ठीक करना है और उसकी दुआएं लेनी है। दुआएं मिलेंगी और साथ में दोस्तों जैसे कि डॉक्टर साहब बार बार इस बार में वो कर रहे हैं कि भी क्या स्कोप है, क्या स्कोप है। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसा कोई है मंच या ऐसा कोई तरीका है जिसके अंदर पैसा भी मिल रहा है, जिसमें दुआएं भी मिल रही हैं, जिसमें मरीज भी मिल रहे हैं, सब कुछ तो मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको? नाम भी मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपना काम बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं, बड़े दिल के साथ करते हैं, इस भावना से करते हैं कि मुझे कंट्रीब्यूट करना है समाज के अंदर, मुझे एक क्योंकि आयुर्वेद में तो कहा ही गया है, एक चिकित्सक का उद्देश्य ये होता है कि वो पेशेंट को ठीक करे, चाहे वो शत्रु की, पुराने जमाने के अंदर जब युद्ध होते थे तो शत्रु का भी इलाज करते थे वैद्य चिकित्सक, तो उनके मन में भावना होती है पेशेंट को ठीक करने के लिए। उसके लिए हर व्यक्ति एक मरीज है, उसको उसका खिलखिलाता चेहरा देखने के लिए चिकित्सक हमेशा अपनी पूरी की पूरी जिम्मेदारी और शिद्दत से काम करता है। तो डॉक्टर मित्तल, आप क्या संदेश देना चाहेंगे बियॉन्ड बाउंड्रीज के सारे दर्शकों को इस मंच के माध्यम से? इस मंच के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो आप लोगों ने एक जो शुरुआत कर रखी है कि आप अलग अलग चिकित्सक को लेकर आते हैं और लोगों को एक अवेयरनेस देते हैं, अलग अलग बीमारी के ऊपर अलग अलग आप बातें समझाते हैं लोगों को, ये एक बहुत अच्छी बात है। और लोगों को अगर इस तरह की अवेयरनेस और भी मिलती रहे तो लोगों का ज्ञानवर्धन भी होगा और साथ में वो सही जगह पे जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि भी कई बार छदमचर वैद, आयुर्वेदा में एक शब्द है छदमचर वैद, यानी ऐसे ऐसे कई ऐसे बैठे होते हैं कि जो लोगों को ठीक करने के बजाय बिगाड़ देते हैं, वहां से बचेगा मरीज। दूसरी बात ये होती है कि इसके अंदर आप लोग जितने मैक्सिमम इस वीडियोस को और आगे लोगों तक पहुंचाए ताकि ये संदेश आगे के आगे और लोगों तक पॉपुलर हो।
और दूसरी बात ये होती है कि भी आप आयुर्वेदा के अंदर अपना विश्वास बना के रखें, और जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट में लोग आते हैं आयुर्वेदा के अंदर, आप उसको प्रायोरिटी दें। आप उसको प्रायोरिटी देंगे तो हम लोगों का भी हौसला बढ़ेगा, हमें भी लगेगा कि नहीं भी आयुर्वेद को लोग अपना रहे हैं, और हम और अच्छे से आप लोगों की जो भी बीमारी में आप आते हैं तो उसमें हम आपकी मदद कर पाएंगे। हाँ, डॉक्टर मित्तल ने ये बात बहुत अच्छी कही है कि आयुर्वेदा को हम लास्ट प्रायोरिटी लेते हैं। जब हम कहीं ठीक नहीं होते तब आयुर्वेदा की शरण में जाते हैं। तो दोस्तों, यही काम अगर हम पहले कर लें, बीमार होते ही आयुर्वेदा के अच्छे डॉक्टर से मिल लें, उन डॉक्टरों के पास ना जाएं जिन्हें झोला छाप कहा जाता है या आयुर्वेद की भाषा में शदमचर कहा जाता है, उनसे बचें। क्योंकि 5.5 साल एक व्यक्ति ने लगाए हैं, अपने साथ अनुभव जोड़ा है, तो उसको पता है, बारीकियां पता है, शरीर का एक एनाटमी होती है, फिजियोलॉजी होती है, क्रिया विज्ञान होता है, शरीर विज्ञान होता है, उसके बारे में उसने समझा है, सीखा है और अपने अनुभव से ज्ञान अर्जित करा है। तो बेटर यही है कि आप समय से इलाज कराएं, अच्छे डॉक्टर से कराएं। और अगर आपको आयुर्वेद में विश्वास है, आयुर्वेदा के की दिनचर्या, ऋतुचर्या, पथ्य में विश्वास रखते हैं, तो निश्चित जानिए आपकी बीमारी जड़ मूल से ठीक होगी। क्योंकि आयुर्वेद का काम ही यही है कि बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए आयुर्वेद जाना जाता है। तो डॉक्टर मित्तल ने आज बियॉन्ड बाउंड्रीज में आकर हमें और हमारे दर्शकों के लिए कुछ नए पर्सपेक्टिव दिए हैं, फिस्टुला पे, पाइल्स पे, फिशर पे। तो इस तरह की बहुत सारी अच्छी बातें समझाई हैं। ध्यान आपने ये रखना है कि आप समय से अपना इलाज कराएं। तो डॉक्टर मित्तल, बहुत बहुत धन्यवाद आज इस बियॉन्ड बाउंड्रीज में आने के लिए। और अगर आप डॉक्टर मित्तल की सेवाएं लेना चाहते हैं तो पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी शेयर कर देंगे और इनके क्लिनिक एड्रेस भी शेयर कर देंगे, तो आप इनकी सेवाएं भी ले सकते हैं। दोस्तों, अच्छा लगता है आपके साथ बात करना, कोशिश करता हूँ हर हफ्ते एक एपिसोड आपके लिए लाता रहूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, जय आयुर्वेद।